और उनकी इस प्रकार की हार होगी, तो हाँ। मैं नहीं समझता कि ईरान बिल्कुल इस बात को खाली जाने ऐसा तो देगा। लगता ही नहीं कुछ न है, कुछ। जिस तरह से हाँ, उसकी बिल्कुल, धमकियां बार-बार आ रही हैं या प्रॉक्सी देश तो बिल्कुल, ऑलरेडी हमले कर रहा है, तो ऐसा लगता नहीं बिल्कुल, ईरान बिल्कुल। शांत बैठेगा। लेकिन जिस दोहरी नीति की बात अभी जनरल माथुर ने की, अरविंद तेजावत जी, अगर दोहरी नीति अमेरिका अपना रहा है और यहाँ जो हमास की सुरंग से 6 शव निकले हैं उसमें एक अमेरिकी भी है, तो फिर यहाँ अमेरिका को तो जवाब देना चाहिए। आने वाले वक्त में इलेक्शन भी हैं, जो बाइडेन नजर बना रहे रखने की बात भी कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं हमास को इन गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। तो अब ये कीमत चुकाई कैसे जाएगी? अमेरिका को यहाँ कोई तो एक्शन लेना होगा ना। रचना, दरअसल मैं चीजों को इतना फौरी तरह से नहीं देखता हूँ। जो मेरा आकलन है वो थोड़ा सा अलग है। दरअसल जो जनरल साहब ने जो कहा है उनसे मैं आंशिक तौर पर सहमत होते हुए ये बात उनकी आगे बढ़ाना चाहूंगा कि अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो युद्ध चाहते हैं, पर ये बेसिकली कॉरपोरेट्स हैं और उनका पैसा काफी लगता है वहां के इलेक्शन में। तो जो सरकार है कुल, जो खासकर जूस लॉबी है वहां की, और वो काफी मजबूत है और वो काफी पैसा खर्च करती है, तो इसलिए वो एक मजबूरी है। तो यहाँ पे मैं जनरल साहब की बात से सहमत हूं, पर वहां की सरकार की एक दूसरी ये है कि वहां की जो जनता है वो भी काफी जागरूक है और वो विदेश नीति वगैरह काफी मसलों पे काफी अच्छे से सोचती है। वहां की जो आम आवाम है और वो नहीं चाहती है कि युद्ध हो, तो मेजोरिटी जो है वो युद्ध के खिलाफ हैं। इसराइल में भी ऐसा है और अमेरिका में भी ऐसा है, जो आकलन है, जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जो वहाँ की मीडिया वगैरह में जो आ रहे हैं। तो उस हिसाब से जो वहाँ की जनता का ये दबाव है कि ये युद्ध रुकना चाहिए, प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तक कि जो मेयर हैं तेल अवीव के, उन्होंने कहा है कि भाई आप जो नगर पालिका के कर्मचारी है वह भी उन प्रदर्शनों में शामिल हो। तो वो सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को इसी प्रकार से देखना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि इसका सही तरीके से आकलन किया जा सकेगा। अब जो हालात अभी यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जिन बंधकों को छुड़ाने की ये पूरी जंग थी, उससे कहीं ज्यादा इजरायल का नुकसान हो चुका है अरविंद जी। और नेतन्याहू फिर भी अड़े हुए हैं, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं युद्ध तो नहीं रुकेगा। अगर हमास के खात्मे की बात होती है तो ये तमाम एक्सपर्ट आज तक जितने भी हमारे साथ में जुड़े हैं वो बताते हैं कि हमास का खात्मा तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये तो विचारधारा की बात है। आप हमास के लड़ाकों को या फिर ये कहिए उनके कमांडर्स को या बाकी लोगों को मार सकते हैं, लेकिन उस विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। तो क्या ये जंग अब अनिश्चित काल तक चलेगी? और अगर आप कह रहे हैं नहीं रुकने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो वो कैसे और कब? रचना जी, देखिए जो जिन बंधकों के मारे जाने की आप बात कर रही है, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। मैं उसका जवाब अभी देना चाहूंगा। वो दरअसल रफा क्रॉसिंग में पाए गए हैं और हमास ये चाहता है कि रफा क्रॉसिंग और जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वहां से ये जो इजरायली सेना हटे। और इसराइल के लिए ये सामरिक तौर पे ये ठीक नहीं होगा कि वे रफा क्रॉसिंग और जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वहां से पूरी तरीके से वह हमास को सौंप दें। तो ऐसे में ये जो उनके बंधकों के मरने की बात है या वो सारी चीजें हैं, उनको उठाएगा। और जब वो एक तरीके से जब बार्गेनिंग वाली पोजीशन पे आएंगे तो वो उसका कुछ ना कुछ फायदा उठाएंगे। पर इसका यह मतलब नहीं समझना चाहिए कि जो 6 बंधक मारे गए हैं उनके आधार पर युद्ध पुनः भड़क जाएगा या और खतरनाक होने जा रहा है। उस आधार पे तो जो 19 लोग मारे गए हैं वेस्ट बैंक में, और जिसमें बच्चे भी थे, विकलांग लोग भी थे, तो उस आधार पे तो हमें फिलिस्तीन का पक्ष जो है वो ज्यादा मजबूत समझना चाहिए। तो ये जब तक पूरी तरीके से युद्ध विराम नहीं हो जाता है, ये घटनाएं होती रहेगी। और उसको जो एंटनी ब्लिंकन, जो अभी अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी वो इसराइल में ही रुके हम्म। हुए हैं, वहां के जो बाइडन का संदेश लेके आए हुए हैं। हम्म। तो उनका आना, फिर वहां रुकना और हाँ। जो पूरी सारी चीजें ये बता रही है, वो उनका विजिट ऐसे ही नहीं है। कोई हम्म। ना कोई बड़ा होने वाला है, कोई ना कोई महत्वपूर्ण कोई लेकिन समझौते पे युद्ध वो बातचीत आक्रामक भी करना तो हो सकता है अगर मीटिंग्स हो रही हैं, अगर है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि इजराइल के साथ हम पूरी तरीके से हैं, अगर वहां अंडरग्राउंड बंकर बन रहे हैं, अगर नेतन्याहू खुद उस अपनी फैमिली के साथ बंकर में शिफ्ट हो रहे हैं, अगर इमरजेंसी वहां पर घोषित की जा रही है, वहां पर इस तरह की युद्ध वाले हालात की तैयारियों पर फोकस है, तो युद्ध तो और ज्यादा आक्रामक भी हो सकता है। देखिए, युद्ध जैसी जो चीजें होती है वह कब भड़क जाए, कब शांत हो जाए, हम्म। उसको पूरी तरीके से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो हैं, वो जो बंकर में जा रहे हैं, ये जो हम्म। सारी चीजें वो ठीक हैं।
पर जो परिस्थितियां हैं वो युद्ध के शांत होने की तरफ ही, और फिर कितना करेंगे। हाँ। जो इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो कह चुके हैं कि यह युद्ध 5 महीने पहले ही रुक जाना चाहिए था। हाँ, नेतन्याहू इस बात को लेकर अड़े हुए हैं हाँ। कि जो बंधकों की हत्या के जो जिम्मेदार लोग हैं, हाँ। जब तक उनका खात्मा नहीं हो जाता युद्ध बंद नहीं वही होगा। तो मैंने पहले भी यहाँ कहा कि ये खात्मा ही तो होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि हमास का खात्मा नामुमकिन दिखाई देता है। ये विचारधारा है, हमास के लड़ाके मारे जा सकते हैं, लेकिन उस विचारधारा को जड़ से खत्म कैसे किया जाएगा। मेजर जनरल माथुर, अगर ये मीटिंग्स चल रही हैं, अगर एंटनी ब्लिंकन इजरायल में है और ये युद्ध विराम की तरफ अगर संकेत जैसा अरविंद तेजावत जी बता रहे हैं, तो क्या ये वाकई पॉसिबल लगता है आपको? उधर रूस यूक्रेन को लेकर भी ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ दिन या शायद कुछ महीने, 2.5 साल से ज्यादा हो गया उस युद्ध को, यूक्रेन जो कहीं नहीं टिकता था रूस के आगे, लेकिन फिर भी युद्ध में अभी तक टिका हुआ है नेटो देशों और अमेरिका के सपोर्ट से। आपको लग रहा है कि यहाँ वाकई युद्ध विराम की तरफ चीजें जा रही हैं, जिस तरीके से सीज फायर में भी आईडीएफ ने हमले किए हैं? रचना, नहीं, मैं आपको एक बात बताने का प्रयास करूंगा कि देखिए, आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं वो डिप्लोमेसी का एक आर्म होती है। आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? आप लड़ाई इसलिए लड़ते हैं कि आप अपनी डिप्लोमेटिक और अपनी पॉलिटिकल जो विल है उसको हासिल कर सकें, जो पॉलिटिकल आपकी रिक्वायरमेंट है उसको हासिल कर सकें। ये मैंने पहले भी कहा था, युद्ध जो है हमेशा 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़ा जाता है। इकोनॉमिक फ्रंट पे युद्ध होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फ्रंट पे युद्ध होता है, और तीसरा युद्ध ग्राउंड पर मिलिट्रीज लड़ते हैं। और इन 2 केसेस में आज की तारीख में तीनों युद्ध लगातार साइमल्टेनियस चलते चले जा रहे हैं। ये जो मूवमेंट है अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी का या डिफेंस सेक्रेटरी का यहाँ पर आना वहां जाना, ये तमाम बातें एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मेजर कंपोनेंट है। वो उनका यहाँ आना इस बात का द्योतक पूरी तरह से नहीं है कि वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन वो सोल्यूशन अब लड़ाई बंद करना होगा, या वो सोल्यूशन और तेजी से उनको इंपाउंड करके और थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर डाल के। देखिए, बात यह है कि जब बातचीत के टेबल पे आप बैठे तो आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होने चाहिए, और वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आपको आपकी मिलिट्री बना करके देगी। और मुझे ये लगता है कि जैसे हम बातचीत के नजदीक जाते जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल वॉर, जो तीसरा प्रकार मैंने बताया, वो बढ़ती भी नजर आएगी रचना आपको, और उसमें अधिक से अधिक अपना हासिल करने का, चाहे वो ग्राउंड हो या मिलिट्री डिस्ट्रक्शन हो, उसको हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ में जो हो रहा है वो उसका उसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। अगर वहां भी बातचीत की गुंजाइश है तो वो भी चाहता है यूक्रेन की मैं बहुत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाऊं नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर। तो ये मेरा मानना है कि ये बहुत जल्दी निकट भविष्य, सब चाहते हैं ये रुके लड़ाई, लेकिन निकट भविष्य में लड़ाई रुकती भी। अच्छा, दूसरा एक ये भी, जो बंधकों की रिहाई की बात है, हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो बंधकों की रिहाई की बात है उससे कहीं ज्यादा तो आईडीएफ को वैसे नुकसान हो गया है, सैनिकों की जान चली गई है, उधर 40,000 से ज्यादा लोगों की जान गाजा में जा चुकी है। ऐसे में क्या लग रहा है, जिन बंधकों को छुड़ाने के लिए ये युद्ध पूरा छेड़ा, उससे ज्यादा नुकसान तो ऑलरेडी आईडीएफ झेल चुकी है। न केवल यहां नुकसान हुआ है, इजराइल ने कितने अपने मित्र खो दिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कितने लोगों को अपने डोमेस्टिक लेवल पे उनके इजराइल के जो गवर्नेंस है उसके खिलाफ हो गए। तो बहुत नुकसान इजराइल को बहुत हुआ है, हर प्रकार से इजराइल को नुकसान हुआ है। लेकिन देखिए, युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों साइड्स का अपना अपना जो मकसद है उसको पूरा तो कोई कर नहीं सकता, उसको अधिक से अधिक हासिल करने की परिस्थिति होनी चाहिए। ईरान अपना कोई भी मकसद अभी तक हासिल नहीं कर पाया है, तो अगर ये चाहेंगे भी कि किसी प्रकार से यहाँ पर लड़ाई को रोका जाए, इजराइल के ऊपर ईरान का उस इस्माइल हानिया के एसेसिनेशन का बदला अभी बाकी है। और थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो करेगा, चाहे वो प्रॉक्सीज के थ्रू करे, डायरेक्टली तो मुझे लगता नहीं वो इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि इतना दबाव बढ़ा दिया है मिलिटरीली अमेरिका ने और नाटो लोग फोर्सेस ने मेडिटेरेनियन में और अरेबियन सी में और सब जगह रेड सी में, कि उनको मुश्किल लगता है कि ईरान फिजिकली खुद कूदेगा। लेकिन कुछ ना कुछ दोनों तरफ से मुझे आने वाले कुछ दिनों में
दोनों साइड के मकसद पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं नजर आ रहा है कि कोई नेगोशिएटिंग टेबल की तरफ। यानी ये जो टकराव है ये अभी तेज होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह कमांडर की मौत का बदला भी, हमास चीफ की मौत का बदला भी अभी लेना बाकी है। उधर गाजा में एक के बाद एक युद्ध, वेस्ट बैंक में एक के बाद एक हमले आईडीएफ की तरफ से हो ही रहे हैं। मेजर जनरल माथुर, अरविंद तेजावत जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में मेरे साथ में जुड़ने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।